नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, गहलोत बोले मेरी स्पीच हटा दी। पीएम मोदी ने इंडिया के जवाब में नारा दिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे, भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब ही लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल लाल डायरी, ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। इससे पहले सीकर में हुए कार्यक्रम में मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था, पर वो नहीं गए। उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई है, इसलिए वो ट्वीट के जरिए पीएम का स्वागत कर रहे हैं। पीएमओ ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें न्योता दिया गया था और स्पीच भी प्रोग्राम में रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्या विभाग में और कोई सक्षम नहीं। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल ने एक्सटेंशन देते हुए कहा कि यह देश हित और जनता से जुड़ा मसला है, लेकिन इसके मिश्रा का कार्यकाल किसी भी सूरत में इसके आगे यानी कि 15 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 15 सितंबर की आधी रात को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया में अनबन, खड़गे को इस बात पर विपक्षी दलों से मांगनी पड़ी माफी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी गठबंधन INDIA के सदस्य मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इसके लिए पूरी रणनीति के साथ काम हो रहा है। इसमें विपक्ष के नेताओं के दफ्तरों में डेली बेसिस पर सुबह होने वाली बैठकों का शेड्यूल तय करना हो, या फिर आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह के साथ एकजुट होकर बैठना भी शामिल है। लेकिन 26 जुलाई को विपक्ष की इस एकता में गतिरोध आ गया। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सुबह 9:20 पर अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य सुबह 10 बजे अपनी नियमित बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थिति को संभाल लिया और गठबंधन के साथ ही सदस्यों को शांत किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर सीएम मिजोरम में कुकी समर्थक रैली से हुए नाराज, बोले हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे। प्रदर्शन में मिजोरम सीएम जोरमथांगा ने हिस्सा लिया था। जी हां दोस्तों, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली पर नाराजगी जताई है। इसमें मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने भी हिस्सा लिया था। बीरेन सिंह ने कहा कि जोरमथांगा को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सीएम सिंह ने कहा कि यह राज्य सरकार की ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई है। मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। दावा है कि आइजोल की रैली में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार मणिपुर में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है जो मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने दिया मिशन 2023 की जीत का मंत्र। बीजेपी 230 विधानसभा सीटों पर निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार भोपाल पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में मिशन 2023 का रोड में फाइनल कर गए। विजय संकल्प यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार कर शाह ने पार्टी की टॉप लीडरशिप को सत्ता में वापस आने का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 230 विधानसभा सीट पर विजय का संकल्प लेकर अपनी यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सभी 6 अंचलों से निकलेगी। इससे प्रदेश के अंचलों के क्षेत्रप नेता ही लीड करेंगे। इन यात्राओं को निकालने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना बुर्का बस में नहीं बैठने दूंगा, कर्नाटक में छात्राओं से बोला बस ड्राइवर, हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की एक बस में हंगामा हो गया। यहां बस ड्राइवर पर आरोप लगा है कि उसने स्कूल जा रही लड़कियों पर बुर्का पहनने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, उसने छात्राओं को बुर्के के बिना बस में चढ़ने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक ये छात्राएं कमलापुर तालुक के ओकली गांव से बस में चढ़ी थी। इनको बसों कल्याण में अपने स्कूल जाना था। चश्मदीदों के मुताबिक जब छात्राएं बस में चढ़ रही थी तब बस ड्राइवर ने मुस्लिम छात्राओं से कहा कि वे बस में चढ़ने से पहले
पहले बुर्का पहन ले। यह भी दावा किया गया कि जिन लड़कियों ने हिजाब यानी कि स्कार्फ पहना हुआ था उनको भी बस में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ड्राइवर ने कहा कि मुस्लिम छात्राओं को वह बिना बुर्के के बस में नहीं चढ़ने देगा। चश्मदीदों ने बताया कि ड्राइवर ने कहा था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो हिजाब नहीं बुर्का पहने तभी बस में चढ़ने दिया जाएगा। एक छात्रा जिसके सामने यह सब हुआ उसने बताया कि ड्राइवर ने सब छात्राओं से उनका धर्म पूछा था और फिर बुर्का पहनने को कहा, लेकिन जब छात्राओं ने ऐसा करने से इनकार किया तो ड्राइवर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा और बस में चढ़ने नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुरान जलाने की घटनाओं को लेकर स्वीडन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कुरान जलाने की घटना को लेकर मुस्लिम दुनिया में हो रही आलोचनाओं के बीच स्वीडन ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का आरोप लगाया है। स्वीडन का कहना है कि वो रूस समर्थित दुष्प्रचार अभियान का शिकार है। स्वीडन के नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्ल ऑस्कर बोहलिन ने बुधवार को कहा कि रूस समर्थित लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि स्वीडन कुरान जलाने का समर्थन करता है। ऐसा करके वो स्वीडन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके नाटो में शामिल होने की उसकी कोशिशों में अड़ंगा डाल रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से ही स्वीडन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्लिम देश तुर्की इसके रास्ते में अड़ंगा डाल रहा है। जनवरी में कुरान जलाने की एक घटना को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने कहा था कि जब तक स्वीडन में कुरान के अपमान की घटनाएं होती रहेंगी तुर्की नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन का समर्थन नहीं करेगा। यूरोपीय रक्षा संगठन नाटो में किसी नए सदस्य के शामिल होने के लिए सभी 31 देशों की सहमति जरूरी होती है। पिछले महीने बकरी ईद के मौके पर कुरान जलाने की एक घटना ने सभी मुस्लिम देशों को भड़का दिया था। मुस्लिम देशों की तरह ही रूस ने भी स्वीडन में कुरान जलाने की घटना की निंदा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक पर ईडी ने कसा शिकंजा तो सामने आए अभय चौटाला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक धर्म सिंह कोचर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। इनोला के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने ईडी की कार्रवाई को लेकर विधायक धर्म सिंह कोचर की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो एक साधारण गरीब परिवार से हैं तो हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गए। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस राज में इन्होंने लूट मचाई है, जिसकी वजह से अब ईडी के छापे पड़ रहे हैं। चौटाला ने आगे कहा कि 100 करोड़ की लागत से गेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक गेट की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। इसका ठेका गुजरातियों को दिया गया है। इसका टेंडर 2 करोड़ रुपए में दिया गया है। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह खोचर के समालखा स्थित निवास पर ईडी की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। विधायक के भाई रणधीर से माहिरा होम्स मामले को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। यूपी दिल्ली समेत भारत में उत्तर भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर दोस्तों अगले 2 दिनों में कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार से शनिवार तक बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से रविवार तक बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश होने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार से शुक्रवार तक और हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बहुत भारी बारिश होगी। मध्य भारत में बुधवार से लेकर शनिवार की अवधि के दौरान हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों विदर्भ में अगले 48 घंटों को लेकर अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, 2 अगस्त को अंतिम फैसला। जीएसटी काउंसिल नहीं करेगी संशोधन, 11 जुलाई का फैसला बरकरार रहेगा। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर 28% जीएसटी लागू करने और उसके चार्ज करने के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला 2 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखते हुए इसमें कोई रिव्यू या संशोधन नहीं करेगी। 11 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को
को एक जैसा माना है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार से जीएसटी को कम करने की अपील की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट नियमों को राज्य को भेजा जाएगा, जिसके बाद परिषद से अंतिम मंजूरी मिलेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट और आखिर में संसद को भेजा जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% जीएसटी देते हैं। कैसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें चांस की बात होती है, उन पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार दाऊ मूल्य हर बेटिंग पर 28% जीएसटी चार्ज करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब चीन की लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंची। इस्लामाबाद लेने पहुंचा प्रेमी। सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। जी हां दोस्तों, सीमा और अंजू के बाद एक और लड़की सरहद पार करके अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। इस बार चीन की एक लड़की बॉयफ्रेंड के पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची। 21 साल की गाओ फेक 3 महीने का विजिट वीजा लेकर गिलगिट के रास्ते पाकिस्तान पहुंची है। गाओ का बॉयफ्रेंड जावेद 18 साल का अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे बाजोर का रहने वाला है। वह गाओ फेक को लेने इस्लामाबाद आ गया था, वहां से उसको अपने मामा के घर ले गया। पुलिस का कहना है कि दोनों की दोस्ती स्नैपचैट पर हुई थी, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों ऐसी लव स्टोरियां जमकर वायरल हो रही है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 66,266 पर बंद। निफ्टी भी 118 अंक टूटा। सिप्ला के शेयर में 10% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 66,266 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 118 अंकों की गिरावट रही है। 19,659 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। दोस्तों, सिप्ला, सन फार्मा, डिविस लैब, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स समेत निफ्टी 50 के 21 शेयरों में तेजी, जबकि 29 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज टॉप गेनर्स में सिप्ला, सन फार्मा और डिविस लैबोरेटरीज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तानाशाह किम से मिले रूसी रक्षा मंत्री। नॉर्थ कोरिया के हथियार मिसाइलें देखी, पुतिन का लेटर सौंपा, कहा यह दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री सरगई सोगू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मिलिट्री इशू और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया एजेंसी KCNA के मुताबिक तानाशाह ने रूसी नेता को विक्ट्री डे के मौके पर बगैर गेस्ट इन्वाइट किया था। दरअसल दोस्तों, कोरियन वॉर की एनिवर्सरी को नॉर्थ कोरिया में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस के अलावा चीन का भी एक डेलीगेशन इस मौके पर उत्तर कोरिया पहुंचा है। गुरुवार को तानाशाह ने डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्री शोगू ने भी स्पीच दी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। दोस्तों, यह पहला मौका है जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोई रूसी रक्षा मंत्री तानाशाह के देश के दौरे पर पहुंचा है। वहीं नॉर्थ कोरिया में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई विदेशी डेलीगेशन प्योंगयांग पहुंचा है। KCNA के मुताबिक शोंगू ने किम जोंग को राष्ट्रपति पुतिन का एक लेटर भी सौंपा। इसके बाद किम ने मिलिट्री डेलीगेशन भेजने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन का ब्लैक प्रोटेस्ट। अविश्वास प्रस्ताव से पहले मणिपुर पर मोदी सरकार को घेरने उतरा विपक्ष। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का 6वां दिन निकल गया। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़ों में पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति न देने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू न होने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने। यह बैठक विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई। विपक्ष सरकार से अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग करेगा। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। यहां अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा हो, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
खबर। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को सुनाएगा फैसला, तब तक सर्वे पर रोक। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई के सर्वे पर रोक अंतरिम आदेश तक जारी रहेगी। अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला 3 अगस्त को सुनाएगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई द्वारा सर्वे किए जाने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई हुई। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण मामले में तय समय से 15 मिनट पहले सुनवाई शुरू कर दी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस सर्वेक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में दोपहर बाद 3:15 पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अस्वीकार्य है, चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को जारी किया स्टेपल वीजा तो भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को चीन की ओर से स्टेपल्ड वीजा जारी करने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने गुरुवार को इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों पर उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत पहले ही इस मामले पर चीनी पक्ष के साथ अपना कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था। बागची ने कहा कि यह सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था जो चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है और हमने चीनी पक्ष के साथ इस मामले पर अपनी लगातार स्थिति दोहराते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भारत इस तरह की कार्रवाइयों पर उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में राहुल गांधी ने लगाई आग, राज्यसभा में दिखा स्मृति ईरानी का रौद्र रूप, कांग्रेस पर जमकर बरसी। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को संसद कार्यवाही के दौरान मणिपुर को लेकर कांग्रेस पर बिगड़ गई। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मणिपुर हिंसा में भड़काने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राहुल गांधी ने आग लगाई है। स्मृति ईरानी ने यह हमला राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के एक सवाल के जवाब में दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में मौजूद थी। तभी पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि वे और मंत्रिमंडल में मौजूद उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। इस सवाल पर स्मृति ईरानी काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के बयान पर वे आपत्ति दर्ज करती हैं। महिला मंत्रियों और महिला राजनेताओं को मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे बताइए कब आप में हिम्मत होगी कि राजस्थान की घटना पर आप बोल सकेंगे, आप में कब छत्तीसगढ़ पर बोलने का मादा कब होगा, बिहार में जो हो रहा है उस पर बोलने का साहस कब दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सलमान खान को धमकी देने वाला गैंगस्टर बराड़ यूएई से हुआ अरेस्ट, मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। दुबई से लॉरेंस गैंग चला रहा था। जी हां दोस्तों, सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम बराड़ को एनआईए ने बुधवार को यूएई से गिरफ्तार कर लिया। बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी शामिल था और तभी से फरार था। बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे के पास डिंगा गांव का रहने वाला है। वह हत्या और वसूली सहित 11 मामलों में वांटेड है। एनआईए के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में विक्रम बराड़ की सक्रिय भूमिका थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार हवाला के जरिए बराड़ को उगाई की रकम भी भेजी थी। सलमान को धमकी देने के मामले में भी लॉरेंस के खास विक्रम बराड़ का नाम आया था। बताया जा रहा था कि विक्रम बराड़ दुबई में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग चला रहा था। अब उसे अरेस्ट करके भारत लाया जा रहा है। एनआईए ने बराड़ को आतंकी माना है और उसके खिलाफ यूएपीए के तहत आतंकी धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनआईए के मुताबिक बराड़ राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का भी करीबी रह चुका है। हनुमानगढ़ एसपी अजय सिंह ने बताया कि बराड़ का एक्टिव एरिया चंडीगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र है। देश भर में उस पर केस दर्ज है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्री राम मंदिर का नया वीडियो, 5 मंडप के खंभे तैयार, दीवारों और मूर्तियों पर नक्काशी को फाइनल टच दिया। इनॉग्रेशन जनवरी में, पीएम मोदी को न्योता। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का नया वीडियो श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने जारी किया है। इसमें 5 मंडप के खंभे तैयार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति और नक्काशी को कारीगरी फाइनल टच देते दिख रहे हैं। वीडियो 43 सेकंड का है। इसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता।
हरि कहिता सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाहे। वीडियो के बैकग्राउंड में रघुपति राघव राजा राम पतित न पावन सीता राम भजन भी चल रहा है। इसमें पहले शॉट में राम मंदिर के भव्य दृश्य को दिखाया गया है, दूसरे में कलाकार मूर्ति पर नक्काशी करते दिख रहे हैं, तीसरे में गर्भगृह दिख रहा है, चौथे में गर्भगृह के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक न्योता भेज दिया है। ट्रस्ट के सदस्य ने इसकी पुष्टि की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर ट्रस्ट करीब 10,000 लोगों को आमंत्रण भेजेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक हमने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से न्योता दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।